हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सभी जुड़ जाइए। देखो, हम शुरू करते हैं आज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। ठीक है, एक ही बात है। हिंदी इंग्लिश की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा इलाज है कि हम जो चीज़ हिंदी में लिखी होती है उसको मैं इंग्लिश में बोल दूँगा। वैसे भी बोलता ही आऊँ, मैं इस चीज़ों पर और ज़्यादा ध्यान दूँगा। और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हिंदी में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में नहीं। भाई मैं दोनों चीज़ें लेके चलता हूँ, मैं बाईलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहली बात तो इतनी डेफिनेशन नहीं लिखवाता कि पूरी लाइन हिंदी में लिखवा रहा हूँ। भाई देखो, हम है ना इंडियंस है, हम है ना इंग्लिश नहीं यूज़ करते ना पूरी हिंदी यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं इंग्लिश, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। और वो सबसे आसान रास्ता है समझने का। आपको समझना ही तो है, आपको फाइनली वहाँ आंसर पर टिक लगाना है, वहाँ जाकर डेफिनेशन नहीं लिखनी। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि यार थोड़ा कोऑपरेट करो कि हो जाएगा, इतना कोई कठिन काम नहीं है। ठीक, अब देखो रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिव के बारे में बात करता हूँ। भाई रेडियो एक्टिव क्या चीज़ है? भाई कोई भी चीज़ रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव का मतलब, जैसे आजकल क्या है, सारी चीज़ें वायरलेस हो गई। जैसे हम वायरलेस एयरपोर्ट कान में लगा लेते हैं और उसमें फ़ोन में कनेक्ट कर लिया और हमने गाने भी सुनने हैं, किसी को वाली कॉल भी सुनने हैं। तो क्या है, स्पीकर भी है इसमें और माइक भी है, दो चीज़ काम कर रही है। तो ये दो चीज़ जिन वेव के थ्रू काम कर रही है ना, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडियो वेव। रेडियो एक्टिव क्या है? वेव है। क्या है? तरंग है। तो उन तरंगों के कारण ही हमारी आवाज़, माइक जब बात करते हैं तो माइक के थ्रू फ़ोन में जाती है और फ़ोन से ट्रांसमिट होकर ट्रावर से चली जाती है। इसी तरीके से जो हम गाने सुनते हैं, गाने हमारे प्ले हो रहे मोबाइल फ़ोन में, सुनने हमें हमारे एयरपोर्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी वेव के थ्रू ये चीज़ें हमारे ईयरफोन तक पहुंच पा रही है। तो ये क्या है? वेव है। ये सब चीज़ें क्या है? माइक्रोवेव। ये हमें हम नहीं पहुंचाती। ठीक है, तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं करती, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर मान लो कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव है, अगर कोई पदार्थ की बात कर रहे हैं हैवी मात्रा में, जिसके अंदर से अल्फा बीटा गामा निकल रही है, तो वो हमारे लिए हानिकारक है, हम पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमको मार भी सकता है, हमें कैंसर पैदा कर सकता है। जैसे कोई पदार्थ है, उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही है, तो क्या है? वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, उससे हमें हानि है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमारी किरणें हमारे शरीर को भेद देती है। भेदने की क्षमता सबसे कम किसकी होती है? अल्फा की, फिर आती है बीटा की, फिर गामा की। गामा बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाला होता है। मैं फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो एक चैप्टर है पूरा वेव, उस वेव में सब कुछ समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। अभी केमिस्ट्री में सिर्फ इसकी बेसिक सी बातें मैं समझ लो। अब बात करते हैं तरंग। क्या है रेडियो एक्टिव? क्या है? तरंग है। भाई इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने। किसने? हेनरी बेकुलर। और दूसरे नंबर पर आता है मात्रक। यूनिट किसने निकाली? यूनिट क्या थी इसकी यूनिट थी क्यूरी। वैसा तो इसकी जो मान्यता मिली वो क्यूरी को मिली है, लेकिन इसकी दो यूनिट हो रहे हैं, बेकुलर भी बोल देते हैं और दूसरी बोल देते हैं क्यूरी, और तीसरी बोल देते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी अल्फा स्कैटरिंग की जो डेफिनेशन दी थी, इस कारण उसका यूनिट रदरफोर्ड भी होती है। तो तीन यूनिट कौन कौन सी होगी? बेकुलर, क्यूरी और तीसरी रदरफोर्ड। लेकिन मान्यता किसको मिली हुई है? क्यूरी की। तो वैसे क्यूरी लिख लो आप, दो चीज़ें बस नॉलेज के लिए बता दी मैंने आपको। अब बात करते हैं कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल की खोज किसने की थी? आर्टिफिशियल की खोज अलग की थी किसने? हिरियन। ये इरिन है, ठीक है, गलत लिखा हुआ न, ठीक। इरिन क्यूरी। किसने? इरिन क्यूरी। नेचुरल किसने की थी? नेचुरल की थी बेकुलर, यानी कि हेनरी बेकुलर ने। और आर्टिफिशियल किसने की? हेनरी क्यूरी ने। अब इसकी बात करते हैं नापने की। भाई इस चीज़ को नापते किस चीज़ से है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई आप पानी को या दूध को किस में नापते हो? किस में नापते हो? लीटर में। भाई आप किसी भी सामान को है तो वेट वाला, उसको किसको नापते हो? केजी में नापते हो। कपड़ा किस में नापते हो? मीटर में नापते हो। ठीक है, लेकिन नापने के लिए यूज़ क्या करते हो? कुछ स्केल्स या कोई पैमाना क्या है उसका? सामान क्या यूज़ करते हो? या दूध नापने के लिए आप लीटर ले लेते हो, बर्तन ले लेते हो, बर्तन में नापोगे ना, या ऐसे ही नाप लोगे। इसी तरीके से मान लो आपको कपड़ा नापना है, तो कपड़ा मीटर में नापा जाता है, लेकिन नापो किस चीज़ से? फीते से नापोगे ना। तो वो क्या है? एक तरह का डिवाइस है, पैमाना है। तो इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाने का नाम है जीएमओ काउंट। क्या है? जीएमए काउंटर। ठीक है, जीएम काउंटर शॉर्ट में याद रख लो, जीएम काउंटर। क्वेश्चन में आएगा, टिक मार देना, जीएम काउंटर बस। ठीक, अब जैसे भाई रेडियो एक्टिव क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। जहाँ भी रेडियो रिएक्टर या परमाणु संस्थान बने हुए हैं, जैसे राजस्थान में एक जगह है कोटा, बड़ी फेमस जगह है, जहाँ पर IIT JEE के बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, वही जगह। वहाँ पर क्या है? कोटा शहर में एक परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, परमाणु पूरी संस्थान लगी हुई है, जिसे महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप परमाणु कुछ ऐसा करके नाम है। तो वहाँ के आसपास जितने भी एरियो में है ना, मेडिकल स्टोरों पे है ना, एक दवाई है आयोडीन की, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, हाँ ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड।
ये दवाई आपको हर एक स्टोर पर बॉडी बढ़िया मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ अवेलेबल होती है। किस कारण, अगर गलती से ये चीज़ें लीक हो जाए वहाँ पे परमाणु रिएक्टर में, अल्फा बीटा गामा किरणें रिलीज होनी शुरू होगी ना, तो वहाँ के लोगों को कैंसर की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर गले में टच होगी ना तो कैंसर कर देगी, हमको मार देगी। ठीक, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आयोडाइड की गोली आती है, पोटेशियम आयोडाइड की, जो हमें इन चीज़ों से उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देती है। अगर हो कभी लग भी गया तो उसे बचा लेगी आपको खाने से। तो इसलिए जहाँ भी संस्थान होती है आसपास, तो वहाँ पर मेडिकल स्टोरों पर ये दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक, ये आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज की बात थी, इसमें कोई इसकी केमिस्ट्री बात नहीं थी। ठीक है, और भाई ये क्या हो गया, इसकी बिल्कुल बेसिक बातें होगी। खोज किसने की ये बता दिया, इसकी यूनिट किसने दी, यूनिट हेनर बेकलोर नहीं दे पाए थे, क्यूरी ने दी थी। क्यूरी के बाद 2 यूनिट भी मानी जाती है, बेकलोर भी, रदरफोर्ड भी, लेकिन माने था किसको, हेनरी को। और भाई स्केल किसने किया, जीएमओ गैनोमीटर। और आपका ये रेडियोएक्टिव अगर किसी को हो जाए तो क्या होता है, आयोडीन की गोली ले लेते हैं, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की दवा नाम से दवाई आती है, जो मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हो। जो अगर रेडियोएक्टिव पदार्थ है उससे आपको कोई दिक्कत होगी तो ये दवाई ले सकते हो। अब देखो खत्म हो गया इतना। अब पूछते हैं रेडियो एक्टिव के कारण क्या है। भाई रेडियो एक्टिव क्यों होता है, जैसे लोहा है रेडियो एक्टिव है, नहीं है। तांबा है रेडियो एक्टिव है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ यूरेनियम है रेडियो एक्टिव है। भाई इन चीज़ों की पहचान कैसे हुई, कारण क्या है, इन चीज़ों की पहचान कैसे कर रहे हैं, और है क्या। भाई मैं 118 एलिमेंट है पूरे आवर्त सारणी में, अब इनको पहचान कैसे कर रहे हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक, तो उनकी पहचान और क्यों होता है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। मैं बता देता हूँ क्या है। भारी नाभिक के कारण, पहली बात तो बात कर रहा हूँ नाभिक है ना, अगर भारी हो जाए वेट में, उसके अंदर बढ़ जाए। अब बताओ नाभिक में क्या चीज़ थी, यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें थी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ गए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या है, जैसे ये क्या है, ये हमारा नाभिक है, सिर्फ नाभिक बना रहा हूँ, क्लास नहीं बना रहा हूँ। ये क्या है हमारा नाभिक, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन, दूसरी क्या है, प्रोटॉन। अब क्या है, इसमें अगर न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, तो नाभिक क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था, मुझे ये बताओ, अच्छा न्यूट्रॉन भारी होता है, प्रोटॉन भारी होता है। न्यूट्रॉन भारी होता है तो न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण परमाणु भारी हो जाता है। तो जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, भारी, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेट। ठीक है, और भारी होने के बाद क्या हो जाएगा, ये अस्थायी। क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, भारी होने के बाद क्या हो जाएगा, ये अस्थायी, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। और जैसे अनस्टेबल हुआ ना, यानी किसी भी पदार्थ का अगर नाभिक भारी हो जाए, तो नाभिक भारी हुआ तभी, जैसे नाभिक भारी हुआ तभी तीनों किरणें निकलनी शुरू हो जाएगी, अल्फा बीटा गामा। तो क्या हो जाएगा, पदार्थ रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जिसका नाभिक भारी हो पदार्थ रेडियो एक्टिव, डेफिनेशन लिख लो। जिसका पदार्थ भारी, लिखो, जिसका नाभिक भारी, जिस पदार्थ का नाभिक भारी, उसके अंदर से रेडियो एक्टिव किरणें अल्फा बीटा गामा निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो जैसे अस्थायी हुआ तो कौन कौन सी किरणें निकलने लगी, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, क्या है, भारी नाभिक अस्थायी होता है जिसके कारण पदार्थ रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक, क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की अधिकता। भाई मैंने बताया, भाई भारी तो न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है, प्रोटॉन कम भारी है। तो है तो दोनों भारी, लेकिन जो ज़्यादा भारी है उसकी बात कर रहा है अधिकता की। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन मान लो ये 1 kg का है और प्रोटॉन कितना है, 10 ग्राम का है। तो क्या हो रहा, अगर हम दोनों की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना इक्वल बराबर, तो क्या हो रहा, वहाँ तो 1 kg बढ़ रहा है, यहाँ 10 ग्राम बढ़ रहा है, तो उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है तो वेट उसमें, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है आसपास। तो इसलिए बोलते हैं न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण। किसके कारण, न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण। ठीक, अब मैंने आपको समझा कि भाई कैसे चेक करेगी कि कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव है नहीं है। तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, रेडियो एक्टिव चेक करने के लिए न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन ग्रेटर देन किससे, 1.5 से। अगर न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन की वैल्यू रखकर उसकी जो वैल्यू आई, अगर वो 1.5 से ग्रेटर देन आई तो रेडियो एक्टिव है। अगर उससे नीचे आई ना, 1.5 आई तब भी रेडियो एक्टिव है। अगर 1.4 आई तो रेडियो एक्टिव नहीं है, और 1.3 आई तब भी नहीं है। 1.4 के बाद नीचे नीचे ज़्यादा चले जाएगी तब भी रेडियो एक्टिव नहीं है। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल लिखा प्रोटेनियम, दूसरा लिखा डिटेनियम, तीसरा लिखा ट्राइटेनियम। मैंने आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये तीनों चीज़ें मैंने चेक करवा दी थी। अब पूरी आवर्त सारणी में H1H, यानी कि क्या लिखा हुआ, H1H क्या लिखा हुआ मैंने, प्रोटेनियम पूरी आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है। मैंने लिखा न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितनी, 0 बटे में 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। अब ये 1.5 से ग्रेटर देन आया नहीं, तो रेडियो एक्टिव है नहीं है। ठीक, अब इस तरह लिखा हुआ डिटेनियम 1H2 के हिसाब से न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन इक्वल टू क्या है, 1/1। क्या आ गया आंसर 1। अब मुझे बताओ 1.5 से ग्रेटर देन है नहीं, तो ये भी रेडियो एक्टिव है नहीं।
अब तीसरे नंबर पर आता है ट्राइटेनियम 1s3, कितना n/p, n की वैल्यू कितनी है 3 - 2, 2, प्रोटॉन कितना है 1 = 2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 2, और 1.5 से क्या आ गई ग्रेटर देन, तो ये क्या है रेडियो एक्टिव। भाई आवर्त सारणी शुरू होती है हाइड्रोजन से, मैंने हाइड्रोजन का तत्व लिया सबसे पहले, तो हाइड्रोजन में हमें क्या मिल गया, मतलब आवर्त सारणी के स्टार्टिंग में आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल गया। लेकिन बात क्या है, ये आवर्त सारणी का सबसे हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मैंने लिखा भी है सबसे हल्का रेडियो एक्टिव, आर का मतलब रेडियो एक्टिव, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव है। ठीक, आसान है। अब एग्जांपल ले लिया मैंने यूरेनियम, यूरेनियम 92 235। अब इसमें मैंने निकाली न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले 235 माइनस के 92 कितना है 143, प्रोटॉन कितने 92, बटे में कितना लिख दिया प्रोटॉन। अब 92 से भाग दिया 143 को, मैंने काट कर देखा तो वैल्यू आई 1.5.5। आप एक बार काट कर देख लेना वैल्यू सही है क्या, तो कितने फिक्स वैल्यू आई 1.5। मैंने बोला था 1.5 भी अगर होगी तो वो क्या है रेडियोएक्टिव पदार्थ है, यानी कि यूरेनियम रेडियोएक्टिव है। अब आप लोहे की और तांबे के निकाल कर देख लो है या नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। अब किसी पदार्थ के निकाल सकते हो, मैंने आपको जो थे वो बताए, जो नहीं देखो आप मैंने 2 बताए वो नहीं है, तीसरा रेडियोएक्टिव हो गया, मैंने निकाला ही रेडियोएक्टिव हो गया, तो मैंने आपको सारी वैल्यू बताई 1.5 से ग्रेटर दैन भी, 1.5 भी और उससे नीचे भी, तीनों अवस्था बता दी। आप किसी भी चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब देखो इसकी मैंने टेबल बनाई हुई है, अल्फ़ा बीटा गामा, इनकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन देख लो कि ये इनका नेचर कैसा होता है, ये किस तरीके चार्ज रखते हैं, सब चीज़ें। नंबर 1 पर लिखा हो मैंने चार्ज आवेश, दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बाई लैंग्वेज बोल रहा हूँ। चार्ज आवेश क्या है, इस पे चार्ज कैसा है अल्फ़ा वाले पे, अल्फ़ा कैसी किरणें होती है, पॉजिटिव किरणें होती है। जब मैं आपको क्या समझा रहा था, अल्फ़ा स्केटरिंग समझा रहा था, आपको सब समझा था मैंने कि ये पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव वेव है। इस तरीके से अल्फ़ा कैसी है पॉजिटिव वेव है, बीटा कैसी है नेगेटिव वेव है, और गामा कैसी है नो चार्ज। ठीक है, क्या है नो चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, अल्फ़ा किरण क्या कर देती है रिफ्लेक्ट कर लेती है, विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणें रिफ्लेक्ट करती है यानी कि विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, और बीटा में क्या है रिफ्लेक्ट करती है यानी कि विक्षेपित, लिख देता हूँ मैं विक्षेपित, हिंदी वाले लिख लो, वि अक्षय और पित, विक्षेपित हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है विक्षेपित। और गामा किरणें क्या होती है कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक, अब बात करते हैं फोटोग्राफी प्लेट। फोटोग्राफी प्लेट क्या होती है, जो फोटो आप पहले कैमरा आया करते थे, जो ब्लैक वाले फोटो निकल जाया करते थे जिससे आप फोटो बना दिया करते थे, तो फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है इफेक्ट कर देती है, प्रभावित, इंग्लिश में क्या है इफेक्ट। और बीटा किरणें भी क्या करती है इफेक्ट करती है, गामा किरणें तरंग करती है नहीं करती है। अब बात करते हैं स्पीड की और भेदने की क्षमता, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, गति कितनी होती है इनकी चलने की। ठीक है, और इनका यानी कि भेदन क्षमता, क्या पेनिट्रेशन पावर, यानी कि भेद का अंदर घुसने की क्षमता कितनी होती है। अब जैसे अल्फा की बात करें तो अल्फा की बहुत कम होती है इन तीनों कंपैरिजन में, और बीटा क्या होती है मीडियम, और गामा कितनी होती है सबसे अधिक। कितनी भाई, सबसे ज़्यादा स्पीड क्या हो सकती है इस पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड सबसे हायर स्पीड है, इतनी स्पीड होती है गामा की। समझ लो अगर हमारे पास हमारे आस पास गिर गई ना, जैसे एटम बम होते हैं, डिफ्यूजन जो परमाणु बम होते हैं एटम बम, तो उनमें क्या होता है एटम बम से कुछ नहीं होता, एटम बम एक नॉर्मल बम है। जैसे मान लो बम यहाँ मार दिया तो वो क्या करेगा, बस जितना नॉर्मल बम इफेक्ट करता है ना चीज़ों को इतना इफेक्ट करेगा वो, लेकिन जो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलनी शुरू होगी ना वो इफेक्ट करती है। तो इसी तरीके से गामा किरणें क्या है, इनकी स्पीड कितनी है, अगर 3 × 10⁸, जैसे बम फटेगा, जैसे परमाणु बम डाला और फटने के बाद क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलनी शुरू हुई, अल्फा ने आसपास के लोग मारे, बीटा ने भी आसपास के लोग मारे, गामा ने क्या हुआ दूर दूर तक फैल गया। ठीक है, तो गामा बहुत दूर तक फैलती है 3 × 10⁸। ठीक, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है हीलियम की तरीके से, हीलियम गैस है, इसका क्या है परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार कितना 4। ठीक है, और बीटा का नेचर कैसा है एक इलेक्ट्रिक के लिए यानी कि विद्युत की तरह, कैसे इलेक्ट्रिक की तरह। और गामा का जो क्या बोलते हैं नेचर है वो कैसा है, जो नेचर है वो कैसा है मैग्नेटिक फील्ड की तरह, कैसा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है पता है, फिजिक्स में पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वैसे आपको बता ही देता हूँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे क्या होता है मान लो एक वायर है, अब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो करंट पास होने के बाद है ना, इस पास होते होते क्या होता है इसके आसपास क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जैसे मोटर देखते हो, मोटर की कोयल ऐसे बंधी होती है, आपने देखा होगा ऐसे घूमी बंधी होती है, तांबा ऐसे बंधा होता है, एक साइड ऐसे एक साइड ऐसे, और बीच में खाली छोड़ देता है और उसमें मोटर रख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप एक
वैसे सब चीज़ें बताने की फिजिक्स में है, अभी बताऊंगा तो ये हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो समझ लो बस उसमें उन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण मोटर घूम लेता है। तो वही वाला फील्ड की बात कर रहा है, ठीक। अब भाई आयनन समता यानी कि आयनाइजेशन क्या होती है। आयनाइजेशन मैंने आपको बताया था, वैसे फिर बता देता हूँ। आयनाइजेशन क्या होती है, गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो मोलिक्यूल होते हैं, उनको तोड़ने की क्षमता, यानी कि उनको तोड़ने फोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, आयनाइजेशन यानी कि आयनन क्षमता। अब आयनन क्षमता सबसे हाई किसकी होती है, अल्फा की, और सबसे मीडियम किसकी होती है, बीटा की, और बिल्कुल लो किसकी होती है, गामा की। भाई ये पूरी टेबल है, इनमें से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आएगी, इन्हें लिख लो। फिर मैं इसके बाद इनके क्वेश्चन बता देता हूँ, आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, नोट करो उसे। अब देखो आगे देखते हैं भाई। अब मैंने आपको बता दिया गामा, अल्फा, बीटा, गामा किरणें सब बताई। देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। तो अगला हेडिंग क्या है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्ग विस्थापन। इसकी खोज किसने की थी, सोडी, फेजान और आपके तीसरा साइंटिस्ट थे रसेल। सोडी, फेजान और रसेल, ठीक। 3 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। सोडी, फेजान, रसेल, सोडी, फेजान, रसेल, सोडी, फेजान, रसेल, ठीक, याद हो जाएगा, आसानी है। तो इसमें क्या था, इसने बताया कि भाई अल्फा और बीटा की बात करते पहले। तो भाई इनने बोला, हमने बताया था भी अल्फा बीटा क्या था, हीलियम की तरह नेचर होता है उसका, ठीक है। हीलियम कितना, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 2, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास कितना 4, इसकी तरह बिहेवियर करता है। और अल्फा की रिएक्शन करेगी अगर रेडियोएक्टिव में, रेडियोएक्टिव अभिक्रिया या रेडियोएक्टिव रिएक्शन करेंगे, तो अल्फा क्या काम करेगा, उसके परमाणु क्रमांक को 2 अंक और परमाणु भार को 4 अंक कम करेगा। क्या लिखा मैंने, अल्फा क्या करेगा, कमी करेगा। और बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेवियर करेगा, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 0, ठीक है। तो क्या करेगा, वृद्धि करेगा यानी कि इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का किस में करेगा, परमाणु क्रमांक में सिर्फ 1 इंक्रीज करेगा, परमाणु भार में कुछ भी चेंज नहीं होगा बीटा में, याद रहेगा। अल्फा में क्रमांक भी चेंज होगा और भार भी, और आपका बीटा में सिर्फ बेस यानी कि क्रमांक, परमाणु क्रमांक चेंज होगा और कुछ नहीं। अब इसी का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ अल्फा के उसमें। जैसे अल्फा है भाई, अल्फा को ध्यान में रखते हैं हमने रिएक्शन बनाई भाई। 92 में यूरेनियम 235 हमारा क्वेश्चन था। अब इसकी हमने रेडियोएक्टिव अभिक्रिया यानी कि रेडियोएक्टिव रिएक्शन कराई। जैसे रेडियोएक्टिव रिएक्शन कराई तो शुरू हुई, तो जैसे क्या हुआ, 92 से सीधा अल्फा होते ही क्या हुआ, मैंने कहा कि 2 की कमी करेगा परमाणु क्रमांक में, तो कितना, 92 से 2 कम आए कितना है, 90 आए। और परमाणु भार में कितनी कमी कर रहा है, 4 की, तो 235 - 4 231 यहाँ आ गया। फिर हमने फिर अल्फा लिया, फिर रिएक्शन में अल्फा हो गया, शुरू हुई रिएक्शन, तो क्या हुआ, 90 में से 2 कम हुए 88, और जैसे 88 आया यूरेनियम 231 से कम हो कितना आ गया 227। फिर हमने फिर अल्फा लिया, फिर अल्फा के साथ रिएक्शन हुई, तो क्या हुआ, 88 से फिर 2 कम हो गए 86, और यहाँ 4 कम हो गए 227 से कितना हो गया 223, ठीक। अब जैसे 223 यहाँ पहुँचे, हमने फिर अल्फा रिएक्शन में अल्फा आया तो 84 आया, कितना होगा, 86 में से 2 गए कितना 84, और 223 में से 4 चले गए 219। फिर इसी तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ी, फिर अल्फा, फिर क्या हुआ, फिर एक बार अल्फा होते ही अल्फा क्या काम कर रहा है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर रहा है, परमाणु भार में 4 की कमी कर रहा है। यहाँ पे क्या करा, 84 से 82 पर आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 219 से 215 पर आ गया, 4 की कमी करके। अब यह रिएक्शन यहाँ आकर रुक जाती है। अब ऐसा नहीं कि एक्सेट्रा ही चलती रहेगी। अब इसका रीज़न समझो, यही बात समझने की, ये रुक क्यों गई। भाई मैंने आपको समझाया, जैसे आवर्त सारणी शुरू होती है, जैसे पीरियोडिक टेबल में अभी लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी आपको बहुत बड़े तरीके से बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें रह जाती हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे हमारी आवर्त सारणी है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो जैसे ये आवर्त सारणी है, देखो इस आवर्त सारणी में पीबी कितना है आपका, BSc। भाई पीबी से लेके, देखो दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, पीबी से लेके आपके जितने भी एलिमेंट है ना, DI, PO, ATB, RN, या फिर नीचे वाली लाइन FR, RA, रेफरेंस, जितने भी एलिमेंट है ना, सारे क्या है, रेडियोएक्टिव है। यानी कि 82 के बाद जितने भी एलिमेंट है ना, 82 के बाद, ये रहा 82 के बाद सारे एलिमेंट क्या है, रेडियोएक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन रेडियोएक्टिव पर आकर रुक जाती है। अब देखो ये 92 थी, कितनी थी, यूरेनियम 92 था, कहाँ यूरेनियम 92, देखो एक बार, यूरेनियम 92, यूरेनियम नीचे होगा, रेडियोएक्टिव पदार्थ है ना, देखो ये था, यूरेनियम 92 है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये वापस जा रहा है, किस तरीके से, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे होता जा रहा है वापस। तो रिएक्शन जैसे होती जा रही कहाँ जाकर रुक जा रही है, आपकी BSc पे जाकर रुक जा रही है। यानी कि BSc इसका पॉइंट है, BSc के बाद कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं है, ठीक। यानी कि सबसे लास्ट जो पॉइंट है रेडियोएक्टिव का वो PB है, लेड, सीसा।
सीसा रेडियो एक्टिव का लास्ट पॉइंट है BSC, BSC से आगे नहीं जाने की रिएक्शन, यानी कि उल्टी चलती आ रही है। आई बात समझ। अब देखो ये जो रिएक्शन में आपने देखा होगा भाई 57 के बाद इसमें 72 दिया हुआ है, यानी कि 57 से लेकर 71 की जो टेबल है वो सारी नीचे दी हुई है। भाई ये इसलिए दी गई क्योंकि इसका जो नेचर था ना, देखो क्या था, इसका नेचर क्या था, रेडियो एक्टिव पदार्थ सारे हैं। तो इन रेडियो एक्टिव पदार्थ को और सारणी में जगह नहीं देकर इसको 57 से उठा के 71 वाली जो सीरीज है वो सारी यहाँ डाल दी, ये सब यहाँ डाले हुए अलग से। तो जो ये अलग जो पट्टी में है ना दो, ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो दो अलग पट्टी में है ना नीचे वाले, ये क्या है, सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। आई होप समझ में आया होगा। आपको डिस्प्ले पे मैं दिखा दूंगा, आप ये आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, देख लो एक बार। मैं रुक जाता हूँ, आराम से देखो, देखो इसमें नंबर क्या लिखे हुए, ठीक। अब देखो समझ आया होगा, हटा दो भाई, ठीक। अब देखो बात करते हैं बीटा की। अल्फा की बात समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझ लो। बीटा की बात समझ लो क्या था। मैंने क्या कहा, बीटा क्या करता है, सिर्फ परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि करता है और परमाणु भार में कोई वृद्धि नहीं करता, ठीक है, वृद्धि करता, कमी नहीं करता। अब जैसे मैंने यूरेनियम ही एग्जांपल लिया, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। मैं रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत सारे हैं, मैंने आपको दिखाई, जो नीचे वाली टेबल है दोनों, उनमें सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ, कोई सा भी लेकर सोल्व कर लो। मैंने एक लिया हुआ, मैं सब चीज़ समझा रहा, मैं सिर्फ एक ही समझाऊंगा, आप खुद चेक कर लो एक दो, आपको सब चीज़ सही समझ में आएगी। अब जैसे यूरेनियम 235 है, मैंने क्या किया, बीटा लिया, मैंने क्या कर दिया, इसकी रिएक्शन होगी, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगी, और जैसे इसमें बीटा हुआ पास, तो बीटा क्या करेगा, बीटा ने क्या किया, परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि कर दी। 92 था, कितना हो गया 93, कितना हो गया 93, क्या बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया। परमाणु भार कितना 235 था, बाद में कितना 235, आज समझ में आ गई। अल्फा क्या कर रहा है, परमाणु क्रमांक भी घटा रहा है, परमाणु भार भी, ये 2 और 4, ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक की वृद्धि करता है। अब देखो ये हमने क्वेश्चन दिया हुआ पेपर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक अल्फा है 2 बीटा है, इन अल्फा और 2 बीटा को इसी रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे। ये रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर रखी है। वैसा आपको बोलेगा कि एक अल्फा एक बीटा है और यूरेनियम बाण में 235 को कैसे रिएक्ट करेगा। तो मैंने क्या काम किया भाई, बाण में से मैंने क्या किया, सबसे पहले एक अल्फा दे रखा, एक अल्फा लिया, तो बाण में जैसे एक अल्फा गए तो क्या होगा, बाणों में से परमाणु क्रमांक में से 2 माइनस हुए, 92 में था कितना हुआ 90 हुआ, यहाँ 235 था, यहाँ कितना माइनस हुआ 4, कितना आ गया 231, ठीक। तो क्या होगा, यो एक अल्फा यहाँ तक खत्म हो गया, रिएक्शन यहाँ पहुँच चुकी है एक अल्फा के बाद। अब हमारे पास बचे 2 बीटा। अब एक बीटा क्या करता था, परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि करता था, 2 बीटा 2 करेंगे, 3 बीटा 3 करेंगे, तो कितने दिए हुए 2। तो क्या किया इसने, 92 में परमाणु क्रमांक था कितना हो गया 90 था, कितना हो गया 2 बढ़ के 2 बीटा ना, एक बीटा नहीं, अगर 2 बीटा ने 2 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 92 में। परमाणु भार 231 था रिएक्शन अल्फा के बाद, और यहाँ कितना 231, सेम टू सेम रहा, कोई कमी नहीं आई, इस बात को प्रूव होती है। अब मुझे बता दो, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें क्या बोलते थे, इनके परमाणु क्रमांक समान है, मिला दो, इनके परमाणु क्रमांक समान है तो उन्हें क्या बोला कि समस्थानिक, ठीक है, यानी कि आइसोटोप्स, क्या बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक, क्या बोलते थे समस्थानिक, तो क्या हो गए समस्थानिक। अब इसी तरीके से लिखा हुआ, मान लो एक क्वेश्चन में और दे देता हूँ आपको, अल्फा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ ले लेता हूँ, यूरेनियम बाण में 200 कितना 235, ये भी एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। इसमें कह रहा हूँ मैं सिर्फ एक बीटा है, कितना है, पेन बदल देता हूँ, कितना है एक बीटा, ठीक है। तो क्या करेगा बीटा, परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि करेगा, कितना है 92 में, यहाँ कितना कर देगा यूरेनियम 93, और कितना हो गया 235। अब मुझे बता दो इनके परमाणु भार समान है, क्रमांक परमाणु भार समान है, तो ये क्या हो गए समभारिक, क्या हो गए समभारिक, यानी कि आइसो बार। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, अगर आप सही से समझोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कभी नहीं भूलने के। अब जैसे एग्जांपल दे रखा, ये तो कहता कि भाई हमें अल्फा बीटा दे दिया और रिएक्शन में यूरेनियम दे दिया और आप इसे रिएक्शन करते चल जाओ और इसे बढ़ाते चल जाओ। अगर इसका उल्टा पूछ ले कि आपको रिएक्शन दे रखी, भाई इन्हें क्या किया, आपको ये तो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या है क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ आपसे कि भाई इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो, तो कैसे निकालोगे, यूरेनियम 92 और 235, इन्हें क्या किया हुआ 91 227 तक पहुँचा हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या कर रहा है ये आपका, हम कैसे चेक करेंगे इसके लिए, सीधा सीधा फंडा है निकालने के लिए, कैसे कर लो, इसका
जो भार है 235 माइनस के 227 है, उनमें से क्या कर लो, उनका अंतर निकाल लो कितना है। मैंने लिखा है अल्फ़ा निकालने के भार में डिफरेंस, भार कितना है 235 है और 227 है, 28 29 30 कितना हो गया 8, डिफरेंस कितना आ गया 235 माइनस के 227 बटे कितना आ गया 4, कितना आ गया 8 बटे 4, तो 4 चौक 4 दूनी 8, कितना आ गया 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है इसमें 2, कितनी है 2, ठीक है। अब बात करनी है बीटा की, और भाई बीटा निकालने के लिए आसान है, बीटा तो सिर्फ क्रमण क्रमांक से चेक हो जाता है। तो बीटा निकाल लो, कैसे हो रहा भाई 92 पहुँचा, भाई 92 से सबसे पहले क्या किया, हमारे पास अल्फ़ा तो निकल के आ गया, तो अल्फ़ा कितने हैं 2, तो पहले इस रिएक्शन को अल्फ़ा तक तोड़ दो। भाई हमें अल्फ़ा निकल के 2 है तो 2 सीधे तोड़ दिए, 92 में रिएक्शन बनाई, यूरेनियम 235, 2 अल्फ़ा तोड़े, क्या करा 4 का अंतर आ गया, 2 2 कितना आ गया 4 का, 2 एक बार हटाए 2 एक बार घटा, सीधा लिख दिया 88, और मैं 4 4 8 घटा दिया 227 तक आ गया। यहाँ तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई 88 तक। भाई 88 के बाद दे रखा 91, तो 88 89 90 91, कितना तो बढ़ाना पड़ रहा 3, बस ये रिएक्शन समझ में आ गया। कितने बीटा इसमें 3, और अल्फ़ा हमने यहाँ से निकाल लिए, तो अल्फ़ा यहाँ से आ गए और बीटा यहाँ से आ गए, आसान है, हो जाएगा। अब इसको एक बात और समझ लो, जैसे पीरियोडिक टेबल है, आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखो आपने समझा, यूरेनियम था, यूरेनियम क्या कर रहा, 2 2 स्थान किसका दे रहा था। जैसे मान लो ये रेडियो एक्टिव है, जैसे मैंने क्या किया कि भाई रेडियो एक्टिव कितना था, कहाँ जाकर रुका भाई 92 था, 92 के बाद कितना है आपका 90 88, हम कहाँ पहुँच गए आपके 88, कहाँ रहा भाई, ये रहा 88। देखो ये क्या है, ये कितना है, देखो ये है आपका 88, फिर क्या हुआ 2 कमी आई, तो 2 कमी आने में क्या हुआ, कहाँ पहुँचा 87 के बाद सीधा कहाँ पहुँचा आपका 86 पे, कहाँ पहुँचा 86, ये रहा 86, ठीक है। 86 के बाद कहाँ पहुँचा, 2 छोड़ के पहुँचा, कहाँ पहुँचा 86 का पहुँचा 84 पे, कहाँ पहुँचा ये रहा आपका 84, ठीक है। जैसे ही 84 पे पहुँचा, ये पहुँचा आपका 84 पे, कहाँ गया, कहाँ पहुँच गया आपका 84 पे, और 84 के बाद कहाँ पहुँचा 82 पे। तो क्या हो रहा, 2 2 स्टेप किसका दे रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसके वर्ग विस्थापन, यानी कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसका बी पार्ट में डाल दूंगा, वो थोड़ा सा बचा हुआ। वैसे जो हार्ड और जो मेन टॉपिक में जो हिस्सा था वो मैंने बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।